नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 500 बेस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की जो मैंने ग्राम समाज व विकास के इम्पॉर्टेंट मोस्ट सेलेक्टेड 500 एमसीक्यूज की जो सीरीज मैंने शुरू की थी उसको मैंने बहुत पहले ही कंप्लीट करवा दिया था। आई होप जो मुझे रेगुलर बेसिस पर हमारे चैनल को फॉलो करते होंगे उन्होंने इस सीरीज़ को बहुत इंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से इसको फॉलो किया होगा। तो आज से हम जो हमने बेस्ट 500 सीरीज़ को कंप्लीट करवा दिया था उसको आज से हम रिवाइज करेंगे। 5 पार्ट में यह वीडियो आप तक पहुंचाया जाएगा। प्रत्येक भाग में 100 प्रश्नों को हम रिवाइज करेंगे। आज ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम 100 प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। बाकी के पार्ट 2 में भी 100 प्रश्नों को इसी तरह से 5 वीडियो को मिलाकर जो है टोटल आपके 500 प्रश्नों का हम फटाक से रिवीजन कर लेंगे। लगभग 5 वीडियो में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो यह फाइनल रिवीजन हमारा वीडियो है ग्राम समाज एवं विकास के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज का। तो कम से कम इसको तो आप बिल्कुल ध्यान से एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम 100 प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? बहुत बार मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया हुआ है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 12 अप्रैल 2005 को आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ था। ऑप्शन जो आपका डी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वर्ष 1999 और 2000 के मध्य जो है आपकी यह योजना शुरू हुई थी। ऑप्शन जो आपका ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद 1 मीटर में कितना इंच होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका जो 1 मीटर होता है इसमें कितना इंच होता है? तो 39.4 इंच होता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 मीटर में आपका 39.4 इंच होता है। चकबंदी किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है। तो खेती को टुकड़ों में विभक्त होने से रोकने एवं संचयित करने को जो है हम चकबंदी कहते हैं। यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे आंसर भी साथ साथ में मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इसके बाद इसका जो पीडीएफ है मैं आपको बता दूं, जो लोग भी मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करते होंगे इसकी पीडीएफ मैंने अवेलेबल करा दी है बहुत पहले ही। तो इसका पीडीएफ आप देख लीजिएगा, मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। और धरातल पर मापी गई 36 दूरियों, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसको कहा जाता है आपका सर्वेक्षण कला। यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। धरातल पर मापी गई 36 दूरियों, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को हम सर्वेक्षण कला कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु केंद्र सरकार के द्वारा स्वजल धारा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट है। स्वजल धारा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 2002 में आपका स्वजल धारा कार्यक्रम शुरू किया गया था। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 2002 में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं और स्वजल धारा कार्यक्रम आपका शुरू किया गया था, स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न है, और आदर्श सेवा ग्राम योजना की शुरुआत किस गांव से हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है आदर्श सेवा ग्राम योजना की जो शुरुआत है कहाँ से हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदर्श सेवा ग्राम योजना की जो शुरुआत है कहाँ से हुई थी? तो मद्रास में एक गांव था श्री सुंदरम, यहीं से जो है आदर्श सेवा ग्राम योजना की शुरुआत हुई थी। 1903 में यह योजना शुरू हुई थी। और किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो सर डेनियल हैमिल्टन के द्वारा इसको शुरू किया गया था। और सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट है। तो सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम आपका शुरू किया गया था वर्ष 1973 में। ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भूमि की पैमाइश यानी कि नाप कौन सा विभाग करता है? भूमि का पैमाइश कौन सा विभाग करता है? तो राजस्व विभाग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारत में पशु कल्याण बोर्ड का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है? तो बल्लभगढ़ हरियाणा में आपको मिलेगा भारत में पशु कल्याण बोर्ड का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, हरियाणा के बल्लभगढ़ में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितनी ग्राम पंचायतें आपको बतानी है। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर उत्तर प्रदेश में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या दिखाई गई है 58,189। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री कौन है हमारे?
वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री यहाँ पे पूछे जा रहे हैं केंद्र सरकार के, तो गिरिराज सिंह जो है हमारे ग्रामीण विकास मंत्री हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि वर्तमान की जो नियुक्तियां हैं, वर्तमान के कौन मंत्री हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गिरिराज सिंह वर्तमान में हमारे क्या हैं, तो ये आपके हैं और ग्रामीण विकास मंत्री। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री कौन है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री कौन है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है और इस पर ग्राम पंचायतों की संख्या है 58,189। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात वर्तमान में कितना है। 2001 में 898 था और 2011 में यह कितना हो गया है, तो 912 हो गया है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आज ही मैंने उत्तर प्रदेश के सेंसस का वीडियो डाला हुआ है, मिक्स वाली जो प्लेलिस्ट है उसको आप देख लीजिएगा। उसमें जो है उत्तर प्रदेश का सेंसस और इंडिया का सेंसस दोनों अपलोड किया हुआ है। तो कम से कम जनसंख्या वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का भी और भारत का, दोनों का। आज ही मैंने उत्तर प्रदेश के सेंसस का वीडियो मिक्स वाली प्लेलिस्ट में अपडेट किया है, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो वर्तमान में 2011 के डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912। तो इसके बारे में आपको याद रखना। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। जमाबंदी से क्या तात्पर्य होता है, तो भू अधिकारों का प्रलेख होता है जमाबंदी, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। भू अधिकारों का प्रलेख होता है आपका जमाबंदी। इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे दोनों का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए आप यहाँ पे। और मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मध्य भारत का में जो 1 बीघा होता है वह 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक ग्राम पंचायत में ग्राम वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। तो एक ग्राम पंचायत में ग्राम वार्डों से चुने हुए आपके 7 से 17 सदस्य होते हैं जिनको हम पंच कहते हैं, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको टिक लगाना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है। ज़्यादा डिटेल में दोस्तों हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि पहले हमने इनके बारे में बहुत डिटेल में बात कर ली है। अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है तो पहले वाला जो प्लेलिस्ट है ग्राम समाज में विकास की, उसको फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे इन सब MCQs के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है। सिर्फ हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, समय हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही कम है। तो समय के अकॉर्डिंग हम लगातार रिवीजन करवा रहे हैं। तो कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को आपको रिवाइज करना है, इसी कारण से हम ज़्यादा डिटेल में प्रश्नों के नहीं जा रहे हैं, सिर्फ उसके आंसर की ही बात कर रहे हैं। तो ज़्यादा डिटेल में अगर आपको इसके बारे में जानना है तो एक बार जो ग्राम समाज एवं विकास की प्लेलिस्ट है उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक यानी कि मीटिंग होनी चाहिए। तो 2 बार तो मिनिमम होनी ही चाहिए, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्राम सभा की जो मीटिंग है मिनिमम 2 बार तो होनी ही चाहिए। मनरेगा के अंतर्गत सामग्री आवंटन के मामले में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात कितना है। तो यह आपका अनुपात है 75/25 का। तो इसके बारे में आपको याद रखना, 75% केंद्र सरकार, 25% आपकी राज्य सरकार। इसके बाद अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार, यहाँ पे न्यून भार का आकलन की बात किया जा रहा है। यहाँ पे न्यून भार की प्रतिशतता का जो आकलन है किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए। तो न्यून भार की प्रतिशतता का जो आकलन है वो अर्धवार्षिक आधार पर किया जाना चाहिए। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। मिड डे मील कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का जो आकलन है वह अर्धवार्षिक आधार पर किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में कौन सा सही नहीं है, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो प्रचलित धरातल के माप हैं उनमें कौन सा इसमें जो माप है वो गलत दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। तो 20 बिस्वा जो है आपका 1 बीघा के बराबर होता है, बिल्कुल सही है। 20 बिस्वा आपका 1 बीघा के बराबर होता है। 1 बीघा आपका 55 × 55 गज के बराबर होता है। इसके बाद आपका 20 कचवांसी आपका यहाँ पे 1 बिस्वांसी के बराबर होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। तीसरा वाला भी आपका सही दिया गया है, 20 कचवांसी आपका 1 बिस्वांसी के बराबर होता है। और आपका जो 20 बिस्वांसी होता है कितने के बराबर होता है, तो 20 बिस्वांसी आपका 1 बिस्सा के बराबर होता है। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पे गलत दिया गया था। यहाँ पे 20 बिस्वांसी आपका 1 बिस्सा के बराबर होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे गलत दिया गया था, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो 20 बिस्वांसी में आपका 1 बीघा होता है, ना कि 1 बिस्वा होता है, ना कि 10 बिस्वा।
तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं था, बाकी तीनों आपके सुमेलित थे। तो इसको आप देख लीजिएगा एक बार, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। इसके बाद अगला प्रश्न है, उजाला योजना की शुरुआत कब की गई थी? उजाला योजना कब शुरू की गई थी आपको बताना है। तो 1 मई 2015 को आपकी उजाला योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। 1 मई 2015 को आपकी उजाला योजना शुरू की गई थी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन की शुरुआत आपकी की गई थी 2016 में। इन दो योजनाओं के बारे में मैंने पूरा डिटेल वाले में जो योजनाओं की सीरीज मैंने चलाई है, मिक्स वाली प्लेलिस्ट में मैंने जो अपलोड की है उसको आप देख लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनको मैंने पूरे डिटेल में कंप्लीट करवाया हुआ है। तो स्कीम्स को अगर आप देखना है तो अलग से जो मेरा वीडियो स्कीम्स वाला है उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे अपडेट भी मैंने किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उजाला योजना का पूरा नाम है आपका उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, यानी कि उजाला भारत सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत कम मूल्य पर एलईडी बल्ब दिए जाते हैं ताकि बिजली की बचत की जा सके। यह योजना जो है बचत लैंप योजना के स्थान पर 1 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी। इसके बाद जो आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन की शुरुआत की गई थी 21 फरवरी 2016 को। डेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन की शुरुआत 21 फरवरी 2016 को की गई थी। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक रूप से सुदृढ़ क्षेत्र के रूप में रूपांतरित करना। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की न्यायिक शाखा कहाँ पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद की जो न्यायिक शाखा है आपको कहाँ पर मिलेगी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो आपकी न्यायिक शाखा आपको मिलेगी प्रयागराज में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बारे में आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश और राजस्व विभाग की जो न्यायिक शाखा है आपको प्रयागराज में मिलेगी। उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग और राजस्व परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की जो स्थापना है यह की गई थी 1831 में इलाहाबाद में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, तथा इलाहाबाद में ही आपको मिलेगा न्यायिक शाखा का मुख्यालय। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और प्रशासनिक मुख्यालय आपको मिलेगा, राजस्व परिषद का प्रशासनिक मुख्यालय लखनऊ में है और इसका न्यायिक मुख्यालय आपका इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद के संबंध में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही दिया गया है। तो ये फटाक से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो राजस्व परिषद जो उत्तर प्रदेश का, इसमें एक अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, इसमें 2 प्रशासनिक सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है, और इसमें 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। तो तीनों कथन आपके बिल्कुल सही दिए गए, यानी कि उपयुक्त सभी आपके राइट आंसर है। और भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट है। तो अंडा एवं चिकन उत्पादन से संबंधित आपकी सिल्वर क्रांति, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। सिल्वर देखकर आप चांदी मार्क मत कर दीजिएगा, आंसर आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे रजत क्रांति का संबंध होता है अंडा और चिकन उत्पादन से। अगला प्रश्न है, यहाँ पे शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए किस मॉडल पर शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं जो हैं ग्रामीण केंद्र में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है? यानी कि कौन सा मॉडल जो है शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्र में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है? तो मैंने इसके बारे में बहुत बार आपको पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे पूरा मॉडल की बात हो रही है। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, पूरा मॉडल। पूरा मॉडल के बारे में यहाँ पे अपडेट किया हुआ मैंने। इसका पूरा नाम में ही आपको इसकी खासियत पता चल जाएगी। प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज, यानी कि शहरी सुविधाओं को जो है रूरल एरियाज में लाना, इसका मेन मकसद, इसके नाम में ही इसकी खासियत पता चल जा रही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और यह जो मॉडल था यह प्रस्तुत किया गया था अब्दुल कलाम जी के द्वारा, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा जनवरी 2003 में जो है तीव्र एवं सशक्त ग्रामीण विकास के लिए इसको प्रस्तुत किया गया था। इसके बारे में आपको याद रखना है। और ट्राइसम कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ट्राइसम कार्यक्रम आपका संबंधित है स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से संबंधित आपका है ट्राइसम कार्यक्रम। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगस्त 1979 में ट्राइसम योजना एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ की गई थी। 1979 में ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ट्राइसम कहते हैं, की शुरुआत हुई, जिसे 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल कर दिया गया। तो इसके बारे में मैंने योजनाओं की वीडियो में बताया हुआ है, तो उसको आप देख लीजिएगा। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, योजनाओं की जो सीरीज है जो एकदम लेटेस्ट मैंने चलाई है, MCQs वाले भी और डिटेल वाले भी, उसको तो कम से कम आप एग्जाम में जाने से पहले देख लीजिएगा 2-3 बार। इसके बाद
तो यहाँ पे हमने बात कर ली है ट्राइसम की भी और पूरा की भी। यहाँ पे हम बात करेंगे अब प्रधानमंत्री द्वारा घोषित निम्न में से कौन सी योजना 9 मई 2015 को प्रारंभ नहीं की गई थी। तो मैंने 9 मई 2015 को 3 योजनाएं प्रारंभ की थी, तीनों के बारे में मैंने आपको पूरे डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो अटल पेंशन योजना हो गई, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना हो गई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो गई। इन तीनों योजनाओं को प्रारंभ किया गया था 9 मई 2015 को। इसमें से आपकी प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो इसमें से आपकी 9 मई को प्रारंभ की गई थी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो यहाँ पे जीवन सुरक्षा गलत लिखा गया आपका, पीएम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इसके बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, और इसके बाद आपका हो गया और अटल पेंशन योजना की स्टार्टिंग की जो तीनों योजनाएं आपकी प्रारंभ की गई हैं 9 मई 2015 को। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है आपकी 9 मई 2015 को शुरू नहीं की गई है। इसमें से आपकी 2 योजनाएं जो है काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि इनमें रिसेंट में परिवर्तन कुछ किया गया है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में क्या परिवर्तन किया गया है, तो आपकी जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसकी जो प्रीमियम की राशि है उसको 12 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है। तो यह परिवर्तन आपको याद रखना है। इसके बाद जीवन ज्योति बीमा योजना की भी जो प्रीमियम की राशि है इसको 330 रुपये से बढ़ाकर 436 रुपये कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा मेजर चेंज इसमें किया गया है इन 2 योजनाओं में। तो कम से कम इन 2 योजनाओं के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ लीजिएगा। जो योजनाओं की सीरीज मैंने चलाई है उस योजना की सीरीज में मैंने इन 2 योजनाओं के बारे में पूरे डिटेल में बताया हुआ है आपको। तो यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना की जो शुरुआत है वो 9 मई 2015 को नहीं हुई थी। बाकी तीनों अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये तीनों आपकी 9 मई 2015 को प्रारंभ की गई थी। और स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें आम सफाई के साथ बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण किया जाना था, का शुभारंभ कब किया गया था, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब किया गया था, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो 2 अक्टूबर 2014 को आपका स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान आपका 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। तो यहाँ पे आंसर सबका लिखा हुआ है, इनको आप देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगला प्रश्न आपके सामने है, और वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से लागू की जाने वाली जन धन योजना, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस 2014 को की थी, आधिकारिक तौर पर कब प्रारंभ हुई थी। तो जन धन योजना जो है आपकी आधिकारिक तौर पर कब प्रारंभ हुई थी, तो आप याद कर लीजिएगा 28 अगस्त 2014 को जो है आपकी जन धन योजना शुरू हुई थी। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा बलरामपुर में, और सबसे कम मिलेगा आपको कहाँ पर, तो बागपत में। तो इसको आप देख लीजिएगा, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो बलरामपुर में सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात है और सबसे कम बागपत में है। तो आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है 28 अगस्त को आपकी जनधन योजना शुरू हुई थी और बलरामपुर में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है, सबसे कम शिशु लिंगानुपात आपका बागपत में है। इसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम मुस्लिम आबादी वाला जिला कौन सा है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूनतम मुस्लिम आबादी वाला जिला इसमें से कौन सा है। ललितपुर, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ललितपुर जो है आपका न्यूनतम मुस्लिम आबादी वाला जिला है, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। राजस्व परिषद के लखनऊ कार्यालय में कुल कितने अनुभाग हैं, आपसे पूछा जा रहा है। राजस्व परिषद का जो लखनऊ कार्यालय है इसमें कुल कितने अनुभाग हैं, तो लखनऊ कार्यालय में टोटल आपके 19 अनुभाग हैं। इसके बारे में आपको याद रखना है, टोटल आपके 19 अनुभाग हैं। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के राजस्व अनुभाग 10 का संबंध किससे है, आपसे पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश का जो राजस्व अनुभाग 10 है उसका संबंध किससे है, फटाक से इसका जवाब दीजिए आप, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मैंने इसको पढ़ाया हुआ है। तो राजस्व अनुभाग 10 का संबंध आपका किससे हो जाएगा, जिला बाढ़ नियंत्रण तथा आपदा सहायता से संबंधित है आपका राजस्व अनुभाग 10, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। और जिला बाढ़ नियंत्रण एवं आपदा सहायता से संबंधित है राजस्व अनुभाग 10, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद ऑप्शन बी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, विस्थापितों की सहायता तथा पुनर्वास का कार्य कौन सा विभाग करता है, तो विस्थापितों की सहायता तथा पुनर्वास का जो कार्य है यह देखा जाता है राजस्व अनुभाग 6 के द्वारा, तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। वहीं तीसरा ऑप्शन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, नए मंडल जनपद तहसीलों के सृजन संबंधी जो मामले कौन सा विभाग देखता है,
तो नए मंडल, जनपद तथा तहसीलों के सृजन संबंधी मामले आपका राजस्व अनुभाग 5 देखता है, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। चकबंदी योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू हुई, मतलब कब प्रारंभ हुई थी? तो चकबंदी योजना आपकी प्रारंभ हुई थी 1950 में, आप याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना जो है प्रारंभ हुई थी 1950 में, लेकिन संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होती है 1958 में। तो इसके बारे में आपको याद रखना। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगर सिर्फ प्रारंभ पूछे तो 1950 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूरे उत्तर प्रदेश में कब लागू हुई थी तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1958 में। तो दोनों आपको याद रखना है। सॉरी, यहाँ पे 1954 होगा राइट आंसर आपका। चकबंदी योजना का प्रारंभ उत्तर प्रदेश में 1954 में हुआ था और यह पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होती है आपकी 1950 में। थोड़ा सा आप यहाँ पे चेंज कर दीजिएगा, 1954 में और चकबंदी योजना का प्रारंभ हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे आंसर आप देख पा रहे हैं, आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। और चकबंदी योजना का प्रारंभ उत्तर प्रदेश में हुआ था तो 1954 में और पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होती है 1958 में। तथा राजस्व अनुभाग 10 का संबंध आपका है जिला बाढ़ नियंत्रण तथा आपदा सहायता से। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। कृषि वर्ष का प्रारंभ कब से होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका जो कृषि वर्ष है कब से प्रारंभ होता है? तो 1 जुलाई से आपका कृषि वर्ष प्रारंभ होता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, 1 जुलाई से। खसरा, खतौनी तथा नक्शा आदि किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो खसरा, खतौनी, नक्शा किसके द्वारा तैयार किया जाता है? लेखपाल के द्वारा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लेखपाल के द्वारा। इसके बाद तो यहाँ पे आंसर देख पा रहे हैं, कृषि वर्ष आपका 1 जुलाई से और खसरा, खतौनी, नक्शा कौन तैयार करता है? तो लेखपाल तैयार करता है। मिड डे मील के अंतर्गत भोजन, मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने की स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर होनी चाहिए? तो यह दैनिक आवृत्ति पर होनी चाहिए। जो भोजन आपका पकाया जाता है ना, तो उसकी स्वच्छता की जो जांच होती है, जांच पड़ताल, वह दैनिक आधार पर की जानी चाहिए। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। NREGP का पूरा नाम यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो NRGEP का पूरा नाम क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आंसर दोनों का यहाँ पे लिखा हुआ है, आंसर भी आप देख लीजिए एक बार। इसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ 2000 में किया गया था, वर्ष 2000 में। तो इस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ग्रामोदय से भारत उदय कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो मध्य प्रदेश के महू से इसकी शुरुआत की गई थी 14 अप्रैल 2016 को, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है? तो अनुमानतः धान में भूसी का प्रतिशत होता है आपका 20%, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 20%। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। और चावल के उन्नत बीज की प्रति हेक्टेयर बीजारोपण की दर कितनी होती है? तो 12 से लेके 15 किलो के मध्य होती है यह बीजारोपण की दर। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण की जो दर होती है वो 12 से लेके 15 किलोग्राम के मध्य होती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, और किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब शुभारंभ किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किसान चैनल आपका शुरू हुआ था 26 मई 2015 को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, 26 मई 2015 को आपका किसान चैनल शुरू हुआ था। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह किसका उद्गार है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह कहा गया था। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और निम्नलिखित में से किसे सनसेट लॉ के नाम से जाना जाता है? सूर्यास्त कानून के नाम से जाना जाता है। तो सूर्यास्त कानून के नाम से हम किसे जानते हैं? तो आप याद कर लीजिएगा, सूर्यास्त कानून कहा जाता है और अस्थायी बंदोबस्त को हम कहते थे उस समय। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, अस्थायी बंदोबस्त को सूर्यास्त कानून कहा जाता था। कैप्टन रीड का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट है, कैप्टन रीड का संबंध किससे है? फटाक से इसका जवाब दीजिए आप, कैप्टन रीड का संबंध किससे है? तो कैप्टन रीड का संबंध आपका है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है आपका कैप्टन रीड। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, और शाहजहानी जरीब की यहाँ पे कुल लंबाई पूछी जा रही है। तो शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई होती है 165 फीट, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आज मैंने जो है एक वीडियो अपलोड किया था माप वाला वीडियो, आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने जरीब के बारे में पूरे डिटेल में बताया आपको कि किस जरीब की कितनी लंबाई होती है, उसमें कितनी कड़ियाँ होती हैं, उसको मैंने बताया हुआ है। और वह फाइनल एकदम सटीक वीडियो है,
तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण में भूमापन किया जाता है किसके द्वारा, आपसे पूछा जा रहा है। जो कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण होता है उसमें भूमापन किसके द्वारा किया जाता है। तो कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण में भूमापन आपका किया जाता है गंटर जरीब के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, गंटर जरीब के द्वारा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं शाहजहानी जरीब की लंबाई 165 फीट होती है और कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण में जो भूमापन है वो आपका गंटर जरीब के द्वारा किया जाता है। इसको आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने 50 प्रश्नों का रिवीजन कर लिया है, अब हम 50 प्रश्नों को और यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो बाकी के 50 प्रश्नों का ये देख लेते हैं फिर से। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी के लिए घर प्रस्तावित किया है इस वर्ष तक, तो 2022 तक जो है सभी को घर देने का प्लान था केंद्रीय मंत्रिमंडल का, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा आपकी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसका जो टाइम पीरियड है आप कब तक कर दिया गया, आपको बताना है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है आप कब तक लागू रहेगी। हाल ही में इसमें चेंज किया गया था, तो आपको बताना है कि यह प्रधानमंत्री आवास योजना कब तक लागू रहेगी। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत वर्ष 2019 तक प्रत्येक सांसद सदस्य द्वारा चयनित कितने आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया था, इंपॉर्टेंट है। तो प्रत्येक सांसद सदस्यों को जो है 3 आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया था, तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि जो प्रत्येक सांसद सदस्य होगा उसके द्वारा 3 गाँवों का पूरी तरह से विकास कर उनको आदर्श ग्राम बनाना था 2019 तक। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 गाँव। इनके बारे में आपको याद रखना है। और किस योजना के तहत 2022 तक देश के 3 करोड़ पंपों को बिजली या डीजल की जगह सौर ऊर्जा से चलाया जाएगा। तो यह योजना आपकी है कुसुम योजना। कुसुम योजना का प्लान क्या था कि 2022 तक जो है देश के 3 करोड़ पंपों को बिजली या डीजल की जगह सौर ऊर्जा से चलाया जाए, सोलर एनर्जी से चलाया जाए। तो ऑप्शन आपका भी यहाँ पे बिल्कुल सही है, कुसुम योजना की यहाँ पे बात हो रही है। 2021 फरवरी में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग्स को चिन्हित करने के लिए कितने अंकों का यूनिकोड जारी किया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कितने अंकों का यूनिकोड जारी किया गया था, तो 16 अंकों का जो है यूनिकोड जारी किया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 16 अंकों का। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया गया, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा योजना के तहत जंगली क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के परिवारों को कितने दिनों का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। तो अनुसूचित जनजाति के परिवार जो जंगलों में रहते हैं उनको मनरेगा के तहत 50 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार दिया जाता है। तो ऑप्शन आपका जो ये यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। मेक इन इंडिया का लोगो क्या है, तो मेक इन इंडिया का लोगो आपका शेर है। मेक इन इंडिया को लागू किया गया था 25 सितंबर 2014 को, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, इसका लोगो आपका शेर हो जाएगा। इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों को उपयोगी प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 6 से लेकर 14 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे होंगे उनको प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है सर्व शिक्षा अभियान के तहत। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया था, इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होगा विभिन्न कार्यक्रमों को मर्ज करके 1999 में आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल में, यहाँ पे पूरा मैंने अपलोड किया हुआ है। तो यहाँ पे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की जो शुरुआत है 1 अप्रैल 1999 में पूर्व में चल रही 6 योजनाओं का विलय करके किया गया था। ये 6 योजनाएं आपकी कौन कौन सी थी, एकीकृत ग्राम विकास योजना, ट्राइसिम हो गया, ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना हो गई, ड्वाकरा जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, 10 लाख कूप योजना हो गई, उन्नत टूल किट योजना हो गई, और इसके बाद गंगा कल्याण योजना हो गई। ये 6 योजनाओं को आपस में मर्ज करके विलय करके स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 1999 को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा आगे चलकर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन कर वर्ष 2011 जून में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को शुरू कर दिया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, किस अनुभाग के अंतर्गत राजस्व वसूली से संबंधित कार्य किया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि वह कौन सा अनुभाग है जिसके अंतर्गत राजस्व वसूली का कार्य किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो राजस्व वसूली का कार्य कौन सा अनुभाग करता है, तो राजस्व वसूली का कार्य आपका अनुभाग 7 करता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्व वसूली का जो कार्य है वह अनुभाग 7 करता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे आपसे राजस्व जरीब की लंबाई पूछी गई है कि राजस्व जरीब की लंबाई कितनी होती है। तो यहाँ पे मैं आपको फाइनल आंसर बता देता हूँ। राजस्व जरीब की जो लंबाई होती है वो 33 फीट होती है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और इसमें कितनी कड़ियाँ होती हैं,
तो राजस्व जरीब में आपकी कड़ियाँ होती हैं 16। कितनी? तो इसमें 16 कड़ियाँ होती हैं और यह 33 फीट की आपकी होती है राजस्व जरीब। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। वहीं गंटल जरीब में आपकी 66 फीट, गंटल जरीब की लंबाई आपकी 66 फीट होती है और गंटल जरीब में आपका 100 कड़ियाँ होती हैं। राजस्व जरीब में 33 फीट लंबाई और 16 कड़ियाँ होती हैं। इंजीनियर्स जरीब में आपकी 100 फीट लंबाई होती है और उसमें 100 कड़ियाँ होती हैं। और इसके बाद मीट्रिक जरीब में आपकी, मीट्रिक जरीब की 2 लंबाई होती है। मीट्रिक जरीब एक 30 मीटर की होती है और एक आपकी 20 मीटर की होती है। तो मीट्रिक जरीब जो आपकी 30 मीटर वाली होती है उसकी लंबाई 150 मीटर होती है और उसमें जो मीट्रिक जरीब आपकी 30 मीटर की होती है उसमें टोटल आपकी 150 कड़ियाँ होती हैं। और जो मीट्रिक जरीब आपकी 20 मीटर की होती है उसमें आपकी 100 कड़ियाँ होती हैं। इसके बारे में आज मैंने जो वीडियो अपलोड किया था माप वाला, उसमें मैंने आपको पूरे डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि माप वाला जो वीडियो आज का है, जो मिक्स वाले प्लेलिस्ट में मैंने अपलोड किया है, उसको आप जरूर से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 33 फीट आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और राजस्व जरीब में आपके 16 कड़ियाँ होती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, खसरा में कुल कितने खाने होते हैं? तो वर्तमान में खसरा में आपके 16 कॉलम होंगे, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। 46 कॉलम होंगे। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे दिया गया है सभी गलत है। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे मिसप्रिंट है, पुराने ऑप्शन दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में अब ऑनलाइन भूले खसरा में होंगे 46 कॉलम, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। 46 कॉलम होंगे इसमें। खतौनी में कुल कितने खाने होते हैं? तो खतौनी में आपको टोटल 13 खाने होते हैं। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। खसरा में यहाँ पे परिवर्तन किया गया, खसरा में आप 46 खाने होंगे, लेकिन खतौनी में आपके 13 खाने ही रहेंगे हमेशा की तरफ। तो इसको आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद राजस्व अनुभाग 8 के द्वारा कौन से कार्य संपादित किए जाते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। और राजस्व अनुभाग 8 के द्वारा कौन से कार्य संपादित किए जाते हैं? तो जो आपके कार्य यहाँ पे दिए गए हैं, आइए देख लेते हैं इनके बारे में। इसमें से कौन सा कार्य आपका राजस्व अनुभाग 8 करता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा यह इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर क्या होगा, आइए देख लेते हैं। तो चकबंदी संबंधित जो कार्य होता है वो कौन सा विभाग देखता है? तो चकबंदी संबंधित कार्य आपका राजस्व अनुभाग 8 देखता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, राजस्व अनुभाग 8 जो होता है वह चकबंदी संबंधित कार्य देखता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं आपका जो जमींदारी उन्मूलन संबंधित कार्य है कौन सा विभाग देखता है? इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। तो आपका जो जमींदारी उन्मूलन संबंधित विभाग है यह देखता है राजस्व अनुभाग 1 देखता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना, राजस्व अनुभाग 1 का कार्य होता है जमींदारी उन्मूलन संबंधित कार्य को देखना। इसके बाद ग्राम पंचायतों में निहित भूमि संबंधित कार्य कौन सा विभाग देखता है? तो आप याद कर लीजिएगा, ग्राम पंचायतों में निहित भूमि संबंधित जो कार्य है यह किसके द्वारा देखा जाता है? यह वाला कार्य आपका राजस्व अनुभाग 2 देखता है। तो राजस्व अनुभाग 2 का कार्य क्या होता है? वृक्षारोपण कार्यक्रम, ऊसर बंजर भूमि, ग्राम पंचायत में निहित जो है भूमि से संबंधित जो कार्य है वो आपका राजस्व अनुभाग 2 देखता है। और राजस्व अनुभाग 1 का कार्य होता है जमींदारी उन्मूलन, राजस्व ग्रामों का सृजन तथा भूमि व्यवस्था लागू करना। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और राजस्व अनुभाग जो 8 होता है उसका कार्य होता है चकबंदी संबंधित कार्य को देखना। तो राजस्व अनुभाग 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जमींदारी उन्मूलन, राजस्व ग्रामों का सृजन तथा भूमि व्यवस्था लागू करने का कार्य आपका कौन सा विभाग देखता है? तो मैंने आपको अभी बताया है, आपका जो राजस्व अनुभाग 1 है इसका कार्य क्या होता है? जमींदारी उन्मूलन का कार्य देखना, राजस्व ग्रामों का सृजन तथा भूमि व्यवस्था को लागू करना। तो ऑप्शन आपका बी जो यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्व अनुभाग 1। तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। और भारतीय संविधान में जिला शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? इंपॉर्टेंट है, जिला शब्द का जो प्रयोग है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो जिला शब्द का प्रयोग आपको मिलेगा अनुच्छेद 233 में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, 233 में। ग्राम विकास विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो आप याद कर लीजिएगा, 1974 में आपका ग्राम विकास विभाग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोनों का आंसर है यहाँ पे। तथा ग्राम विकास विभाग का इतिहास क्या रहा है, आगे चलकर किस प्रकार से ग्रामीण विकास मंत्रालय बनता है, पूरी चीज़ इस पैराग्राफ में लिखी गई है। वीडियो को पॉज करके इसको इत्मीनान से आप पढ़ लीजिएगा, आपको जानकारी पूरी मिल जाएगी किस प्रकार से आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय बना और कब बना। वीडियो को पॉज करके इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान को क्या कहा जाता है? तो जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान को हम क्या कहते हैं? तो आप याद कर लीजिएगा, मुकाम कहा जाता है। ऑप्शन आपका भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आपका कब शुरू हुआ था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आपका कब शुरू हुआ था? तो 2007-8 के दौरान जो है आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू हुआ था। ऑप्शन आपका जो डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा, 2007-8 के दौरान।
अगला प्रश्न आपके सामने है, किसने कहा था भारत गांव में बसता है? भारत गांव में बसता है, यह इम्पॉर्टेंट कथन कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी? बहुत बार मैंने इसके बारे में पढ़ाया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। जो मैंने भूमि वाला वीडियो बनाया था ना आपका, जो है भू राजस्व व्यवस्था पहले किस प्रकार की हुआ करती थी, भूमि सुधार वाला जो वीडियो आपका है, उसको अगर आप देख लेंगे तो इन सभी व्यवस्थाओं के बारे में आपको पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। तो अगर आपने भूमि सुधार वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको प्लीज़ आप जाकर देख लीजिएगा, उसमें पूरी डिटेल में इनके बारे में बताया गया है। तो ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर जो आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी? तो आप याद कर लीजिएगा, जो आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था थी कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू थी? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 51%। ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था आपकी 51% भूभाग पर लागू थी। वहीं आपका जो अस्थायी बंदोबस्त है यह 19% भूभाग पे था। और आपका जो महालवाड़ी व्यवस्था थी वह कितने प्रतिशत भूभाग पर थी, इसको आपको बताना है। सॉरी, आपकी जो महालवाड़ी व्यवस्था थी वह 30% भूभाग पर लागू थी। तो तीनों आप याद कर लीजिएगा। अस्थायी बंदोबस्त आपका 19% भूभाग पर था, रैयतवाड़ी व्यवस्था आपकी 51% भूभाग पर थी, और महालवाड़ी व्यवस्था आपकी 30% भाग पर लागू थी। तो इनके बारे में आपको याद रखना। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 51%। इसके बाद भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1952 को। ऑप्शन आपका जो डी वाला है दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1952 को जो है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन आपका जो डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध एवं वित्तीय व्यवस्था की जाती है? तो आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, जो वर्तमान में आपका शिक्षा मंत्रालय उसके द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इंडियन विलेज सर्विस 1945 के प्रारंभकर्ता यहाँ पे आप पूछे जा रहे हैं कौन है? इंडियन विलेज सर्विस के प्रारंभकर्ता आपको बताना है कौन है। तो WH वीसर के द्वारा 1945 में जो है इंडियन विलेज सर्विस की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, WH वीसर के द्वारा। काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 2004 में। आप याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काम के बदले अनाज कार्यक्रम की जो शुरुआत है 2004 में की गई थी। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इंडियन विलेज सर्विस की शुरुआत 1945 में की गई थी WH वीसर के द्वारा, और काम के बदले अनाज का जो राष्ट्रीय कार्यक्रम था 2004 में आपका प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन आपका डी इसका जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 को जो है आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शुरू किए गए थे। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, आप इसे याद कर लीजिएगा। इंदिरा आवास योजना कब प्रारंभ की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इंदिरा आवास योजना आपकी शुरू की गई थी 1985 में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए बताइए कि इंदिरा योजना आवास का नाम जो है किस वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु सीमा है वो कितनी रखी गई है? तो एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु सीमा है वो आपकी 21 वर्ष है, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, 21 वर्ष। और ग्रामीण क्षेत्र का यहाँ पे अर्थ दिया गया है कि किस एरिया की, और यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र का अर्थ जो दिया गया है, इन ऑप्शंस में से कौन सा गलत है आपको पहचानना है, यानी कि कौन सा इसमें से सही दिया गया है उसका पहचानना है। तो इसमें से आपका जो तीनों कथन दिए गए बिल्कुल सही दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र का अर्थ होता है जिसकी आबादी 5000 से कम हो, जिसका जनघनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो से कम हो। इसके बाद जिसके कामकाजी पुरुषों की संख्या का 25% खेती के काम में लगा हो, उसको हम ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ग्रामीण क्षेत्र का अर्थ क्या होता है? जिसकी आबादी 5000 से कम हो, जिसका जनघनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग से कम हो, इसके बाद जिसके कामकाजी पुरुषों की संख्या का 25% खेती के काम में लगा हो, ऐसे एरिया को हम जो है ग्रामीण क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख जो है किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में आपको महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी सिस्टम इसमें से सबसे अच्छा माना जाता है? तो इसमें से कौन से प्रणाली में जो है जल का सबसे कम नुकसान होता है, सबसे कम हानि होती है? तो इसमें से आपका जो ड्रिप इरिगेशन पद्धति होती है,
इसमें जल का सबसे कम नुकसान होता है, इस कारण से यह सबसे श्रेष्ठ सिंचाई की प्रणाली मानी जाती है। तो ऑप्शन आपका जो डी, ऑप्शन जो आपका बी वाला है ड्रिप इरिगेशन, इसको आप याद कर लीजिएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1998-99 के दौरान जो है आपकी किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई थी। ऑप्शन आपका जो डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। किसान भई योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू की गई थी? तो 1900 जो है आपकी 92 में किसान वही योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन आपका जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1992 में किसान वही योजना उत्तर प्रदेश में शुरू हुई थी और किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99 के दौरान शुरू हुई थी। इसके बाद भारत को कितने कृषि सस्य जलवायु क्षेत्रों में यानी कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है? तो यहाँ पे भारत की बात हो रही है, तो भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है? फटाक से जवाब दीजिए आप। तो 15 जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन में भारत को बांटा गया। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में मनरेगा कब प्रारंभ हुआ था? 2006 में जो उत्तर प्रदेश में मनरेगा शुरू हुआ था। ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो राइट आंसर आप देख पा रहे हैं, भारत को जो है 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश में मनरेगा प्रारंभ हुआ था 2006 में। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय किसान आयोग जो 2004 में जिसका गठन किया गया था, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। सामूहिक कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश से हुई थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो सामूहिक कृषि की जो शुरुआत है यह यूएसएसआर से मानी जाती है, यानी कि पूर्व का जो सोवियत संघ था यहीं से सामूहिक कृषि की शुरुआत मानी जाती है। तो ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सामूहिक कृषि की जो शुरुआत है यह यूएसएसआर से मानी जाती है और एम.एस. स्वामीनाथन जो है प्रथम अध्यक्ष थे राष्ट्रीय किसान आयोग के। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन वर्ग का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन वर्ग संबंधित आपका बटाईदारों के संरक्षण से। तो ऑप्शन आप जो आपका यहाँ पे बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑपरेशन वर्ग आपका संबंधित था बटाईदारों के संरक्षण से, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है कृषि सेवा केंद्र योजना शुरू की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है आपकी कृषि सेवा केंद्र योजना शुरू की गई थी। इसके बारे में आपको याद रखना है, कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है आपकी कृषि सेवा केंद्र योजना शुरू की गई थी। जो पंचवर्षीय योजनाएं आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना है एक बार, क्योंकि पंचवर्षीय योजना से जो है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पंचवर्षीय योजना को जो है मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसका जो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो मिक्स वाली प्लेलिस्ट है ना उसमें आपको पंचवर्षीय योजना का वीडियो मिल जाएगा, तो उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो आपकी कृषि सेवा केंद्र योजना शुरू की गई थी। 12 प्रश्न और बचे हैं 100 क्वेश्चन कंप्लीट होने में। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो आप याद कर लीजिएगा, भूमि सुधार से संबंधित आपका प्रथम संशोधन अधिनियम यह किया गया था 1951 में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जो हमारा पहला संविधान संशोधन अधिनियम था ना, यह कब किया गया था? तो आप याद कर लीजिएगा, हमारा जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम था यह किया गया था 1951 में। और यह किससे संबंधित था? तो आप याद कर लीजिएगा, यह आपका भूमि सुधार से संबंधित था। तथा इस पहले संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है हमारे भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी इस प्रथम संशोधन के अंतर्गत। इसके बारे में आपको याद रखना है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं प्रथम संशोधन से रिलेटेड, इसको कम से कम हम याद कर लीजिएगा। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, पहला जो संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में किया गया था, इसके अंतर्गत जो है भारतीय संविधान में हमारी 9वीं अनुसूची ऐड की गई थी, इसको आप याद कर लीजिएगा। और यह आपका भूमि सुधार से रिलेटेड था। सर्वप्रथम कलेक्टर पद का सृजन किसने किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था सर्वप्रथम कलेक्टर पद का सृजन। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में जिला प्रशासन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इंपॉर्टेंट है। तो A.K. गोयल के द्वारा जो है भारत में जिला प्रशासन पुस्तक लिखी गई है। 10,000 वर्ग मीटर कितने के बराबर होता है? तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। आज ही मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया है। अगर आपने आज वाला मेरा वीडियो देखा होगा तो इसका जवाब आप आसानी से दे लेंगे। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि 10,000 जो है यहाँ पे है 10,000 वर्ग मीटर कितने के बराबर होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आंसर तो यहाँ पे दिख गया आपको, कोई बात नहीं। भारतीय संविधान द्वारा भूमि सुधार संबंधित कानून बनाने की शक्ति दी गई है किसको? तो भूमि सुधार संबंधी जो कानून है अब बनाती है राज्य सरकार, यानी कि ऑप्शन आप जो आपका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के द्वारा भूमि सुधार से संबंधित जो कानून है वो बनाने की शक्ति दी गई है राज्य सरकारों को। भूदान आंदोलन आपका कब शुरू हुआ था? 1951 में आपका शुरू हुआ था भूदान आंदोलन। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भूमि सुधार संबंधित कानून आपकी राज्य सरकारें बनाती हैं और भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 में की गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और महालवाड़ी व्यवस्था में भूमि पर किसका स्वामित्व होता था। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। महालवाड़ी जो व्यवस्था है जिसके बारे में मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया हुआ है, इसमें भूमि पर किसका स्वामित्व हुआ करता था, तो ग्राम समुदाय का होता था। आप याद कर लीजिएगा, ग्राम समुदाय का। और रबी फसल की पड़ताल कब से प्रारंभ होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो है, रबी फसल की जो पड़ताल है आपसे पूछा जा रहा है कि कब से प्रारंभ होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप याद कर लीजिएगा, रबी फसल की जो पड़ताल है आपकी 1 जनवरी से प्रारंभ होती है, तथा ये जो पड़ताल है किसके द्वारा की जाती है, तो लेखपाल के द्वारा की जाती है। ये सभी पड़ताल हैं, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यानी कि रबी फसल की जो पड़ताल है आपकी 1 जनवरी से प्रारंभ होती है, वहीं खरीफ फसल की पड़ताल आपकी 10 अगस्त से प्रारंभ होती है, और जायद फसल की पड़ताल आपकी 1 मई से प्रारंभ होती है। तो तीनों फसलों के बारे में आपको याद रखना है। खरीफ फसल की पड़ताल लेखपाल के द्वारा कब से प्रारंभ की जाती है, 10 अगस्त से। रबी फसल की पड़ताल 1 जनवरी से, और जायद फसल की पड़ताल 1 मई से। इसके बाद खरीफ फसल की पड़ताल जैसा कि मैंने आपको बताया 10 अगस्त से शुरू होती है, लेखपाल के द्वारा की जाती है। सर्वप्रथम पटवारी शब्द का प्रयोग कहाँ पर आया था, तो सर्वप्रथम पटवारी शब्द का प्रयोग आया था शेरशाह सूरी के समय में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद लास्ट के 2 प्रश्न हैं यहाँ पे सामने आपके। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन कब शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन आपका शुरू किया गया था 15 जुलाई 2015 को। ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 जुलाई 2015 को आपका राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन शुरू किया गया था। अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई थी, तो आपकी अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर वर्ष 2000 को शुरू की गई थी। ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो 500 बेस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके सबसे सेलेक्टेड एमसीक्यूज की जो मैंने बहुत पहले सीरीज शुरू की थी उसका रिवीजन हम कर रहे हैं। यहाँ पे 100 प्रश्नों को हमने रिवाइज कर दिया है धड़ाधड़ से। बाकी के भी 400 प्रश्न जो आपके बाकी रह गए उनको भी हम फटाफट रिवीजन कर लेंगे उनका। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।